नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ कि हमारे सवाल क्या कहते हैं, हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन है। खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन है। हमारे ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। यहाँ सबके आगे विटामिन होना चाहिए। विटामिन ए, सी, ऐसे ही विटामिन डी और विटामिन ई होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑप्शंस है ए, सी, डी और ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक, जब हम लोग खाना बनाते हैं, जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उस टाइम पे कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो हमारी होती है विटामिन सी। इसके साथ साथ ही विटामिन बी भी नष्ट होती है। ये देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, खाना पकाने के दौरान जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से विटामिन सी और बी के कॉम्प्लेक्स, पूरी विटामिन बी नहीं, बी के कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे कि B1, B6 और B9, ठीक है, ये नष्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विटामिन सी, विटामिन B1, B6 और B9 नष्ट होते हैं क्योंकि गर्मी और पानी के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? गर्मी और पानी के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब वेरी सेंसिटिव होते हैं ये। अगर इनको ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। उच्च तापमान लंबे समय तक पकाने और पानी में उबालने से ये विटामिन जिसका नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सब्जियों को कम पानी या भाप से पकाकर इन्हें बचाया जा सकता है। ठीक है, सब्जियां हैं उनको क्या किए हम लोग स्टीम कर लें, और डॉक्टर आजकल सलाह देते हैं कि बॉयल खाना खाइए, जितना हो सके तो बॉयल। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि जो हमारी विटामिन नष्ट हो जाती हैं उसमें वे बची रहती हैं। देखिए, विटामिन सी यह सबसे संवेदनशील होता है, यह गर्मी, रोशनी और हवा के संपर्क में आने से तेजी से नष्ट होता है। विटामिन सी कैसे नष्ट होता है? गर्मी, रोशनी और हवा तीनों के संपर्क में आने से ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B1 है, B6 है और B9। B1 कैसे नष्ट होता है? तेज आंच पे पकाने पे नष्ट हो जाता है। जब हाई फ्लेम होता है तो ये नष्ट हो जाता है। और B6 और B9 तलने या ज्यादा पकाने में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप इसको एक बार कि हमारे जो विटामिन है ये कैसे नष्ट होते हैं। कौन कौन से विटामिन है? विटामिन सी, ठीक, B1, B6 और B9। आपके ऑप्शन में विटामिन B9 या B6, ठीक है, या B1 भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपका विटामिन सी दिया है तो इसकी जगह विटामिन B1, B6 और B9 भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक बार ये भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि विटामिन सी ही दे, इन तीनों में से कोई भी दे सकता है आपको। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी खाना बहुत ज्यादा गर्म पकाते करते हैं, उसको बहुत ज्यादा तलते भूनते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारे विटामिन सी, B1, B6 और B9 नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी उसमें से। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? ठीक है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे ऑप्शंस है मेढक, गाय, मानव की कुत्ता। ठीक है, बाह्य निषेचन मतलब कि बाह्य निषेचन को आप लोग कहते सकते हैं कि पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका ऑप्शन होगा मेढक। ठीक, ये जो जलीय जंतु होते हैं इनमें ज्यादा होता है बाह्य निषेचन, मतलब कि जो नर और नमादा में, ठीक है, दोनों में फर्टिलाइज नहीं होते हैं, वे बाहर होते हैं प्रोसेस। देखिए, जैसे कि मेढक या ज्यादातर जलीय जंतु, जैसे मेढक क्या होता है? मादा अंडे दे देती है पानी में और नर भी अंडे दे देता है। ठीक है,
तो बाहर ही वे क्रॉस करके फर्टिलाइज हो जाते हैं, ना कि फीमेल मेढक या मेल मेढक के अंदर होते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल मतलब कि अंदर होता है, जो जैसे गायों में, भैंसों में, इंसानों में अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल, जो बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। मुख्य रूप से जलीय जंतु जैसे कि मछलियां, मेढक, ठीक है, उभयचरों, तायामीन, स्टारफिश जिसको कहते हैं, या पेवाल, कोयल लीफ जिसको कहते हैं, उनमें होता है। इस प्रक्रिया में नर और मादा अपने युग्मक, मतलब कि युग्मक मतलब शुक्राणु, स्पर्म और एग, ठीक है, शुक्राणु, स्पर्म और एग, मादा के शरीर के बाहर आमतौर पर पानी के माध्यम से छोड़ते हैं, जहां निषेचन संपन्न होता है। ठीक, समझ गए क्या होता है इसमें? जो मादा होती है और नर, वे दोनों क्या कहते हैं, अपने युग्मक, स्पर्म और एग को पानी में दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वे बाहर ही जो होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है, न कि अंदर, न कि मछली या फिर मेढक या फिर स्टारफिश, इनके अंदर नहीं होता, ये बाहर ही अंडे दे देते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है। ठीक है, देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके, देख लीजिए। स्थान कैसा होना चाहिए, जलीय वातावरण होना चाहिए, जैसे कि तालाब, नदी या समुद्र। ठीक, उदाहरण के लिए मेढक, मछली, ठीक, स्टारफिश हो गया। प्रक्रिया क्या होती है इसकी, देखिए, मादा पानी में अंडे देती है और न उन पर शुक्राणु छोड़ता है, जो पानी में तैरकर निषेचन होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि तालाब उलाब में छोटे छोटे अंडे तैरते रहते हैं, ठीक है, तो वही होता है, वे मादा ने अंडे दिए, वहां पे जाके नए अंडे दे देता है, फिर बाहर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए उसको एक बार। ठीक, ये देखिए, ये अंडा है, ठीक, जो मादा दे देती है पानी में, ये स्पर्म है, शुक्राणु, ठीक, जो मेढक नर छोड़ता है, और ये अंदर जाके प्रोसेस सेम होता है जैसे ह्यूमंस में होता है कि एक के अंदर स्पर्म जाके फिर फर्टिलाइजेशन चालू होता है, प्रोसेस होता है वही, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बाहर होता है शरीर के, न कि शरीर के अंदर। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर मतलब सबसे हार्ड। सबसे हार्ड क्या है? हमारा ऑप्शन है लोहा, हमारा ऑप्शन ए है सोना, लोहा या चांदी। ठीक, क्या है हमारा? सोना, लोहा या चांदी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहा भी बहुत ज्यादा कठोर होता है, चांदी उतनी नहीं होती है, लोहा भी उतना नहीं होता है। हीरा क्या होता है? ये बहुत कठोर होता है। हीरा क्या होता है? ये बहुत कठोर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा, डायमंड। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड। हीरा जो है वे बहुत कठोर होता है। ठीक, क्यों होता है? ये होता है इसलिए है, अच्छा नहीं, देखिए इसकी जो बनावट होती है, जो इसके कार्बन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, बताएं आप लोगों को, जो इसके कार्बन बॉन्ड होते हैं वे बहुत स्ट्रांगली पैक होते हैं। ठीक, तो ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से काफी हार्ड होता है, इस स्ट्रक्चर की वजह से इसको तोड़ना नामुमकिन होता है, इसलिए ये बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड पदार्थ है। ये कार्बनिक बॉन्ड इसमें इतने स्ट्रांगली पैक होते हैं कि वे टूटते नहीं है जल्दी। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में हड्डियों में ऐंठन थकान का कारण। जब शरीर में हमारी शरीर की हड्डियों में ऐंठन या थकान, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो हमारा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की फोलिक अम्ल। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? लैक्टिक अम्ल। ठीक,
हमारे हड्डियों में जो ऐंठन या थकान होती है वे क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल से। आइए देखते हैं। लैक्टिक एसिड, ठीक, क्यों होती है? शरीर की मांसपेशियों हड्डियों में ऐंठन या थकान मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्यों होता है मुख्य कारण? लैक्टिक एसिड का जमा होना होता है, ठीक है। जब हम कड़ी मेहनत या व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा बनने के लिए लैक्टिक एसिड बनता है। ऊर्जा बनाने के लिए क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे दर्द और थकान महसूस होता है, ठीक। यह एसिड मांसपेशियों में जमा होकर काम करने की क्षमता को कम कर देता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या खेलते हैं तो हम थक जाते हैं, ठीक है, हमारे हाथ पैर दर्द करने लगता है। क्यों? लैक्टिक एसिड की। क्यों? जब हमारे शरीर ऊर्जा बनाने लगती है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जब ऊर्जा ज्यादा बनती है तो ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं होती शरीर में, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर का ऊर्जा बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बनता है। शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ऊर्जा बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे दर्द और थकान महसूस होने लगती है। जब ये बनता है तो आपको दर्द और थकान महसूस होती है, ठीक। ये मांसपेशियों के बीच में जाके जमा हो जाता है, ठीक है, जो क्या काम करता है? जो हमारे काम करने की क्षमता को कम कर देता है, ठीक। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो उसका मेन रीजन लैक्टिक एसिड ही होता है, ठीक। मेन रीजन नहीं होता है, कभी कभी होता है। क्या मालूम आपको? कमजोरी ही है, कोई कमी है या कोई दिक्कत है इसलिए आपको थकान हो रही, ये नहीं कि हर समय लैक्टिक एसिड ही जिम्मेदार है उसके लिए, ठीक। देखिए मुख्य तथ्य क्या है इसके, देख लेते हैं। तेज दौड़ने पर या भारी कसरत करने के बाद शरीर में एसिडोसिस होता है, जो दर्द और ऐंठन का प्राथमिक कारण है, ठीक। अन्य कारण क्या है बताना? कि और कोई भी कारण हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी से भी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनती हैं, क्योंकि ये खनिज मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रण करते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर था, हमारे क्वेश्चन का आंसर था लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ठीक। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? हमारे ऑप्शन है क्षार मृदा धातु, संक्रमण धातु, क्षार धातु या आंतरिक संक्रमण तत्व। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षार धातु। क्या हो जाएगा? क्षार धातु, ठीक। चाकू से क्या काटी जा सकती है हमारी? क्षार धातु। क्षार धातु में आते क्या क्या है, आइए देखते हैं क्या क्या आते हैं हमारे। सोडियम हो गया, जैसे कि ये देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक। अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पे ये सब ना देके कुछ और देता, आयरन दे देता, ठीक, या फिर सॉरी ऑप्शन में अगर आपके सोडियम दे देता या पोटेशियम या लिथियम, तो ये भी आपके ऑप्शन सही होते, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम और लिथियम, ये प्रमुख धातुएं हैं जिन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नरम होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। सोडियम सबसे आम उदाहरण है, सोडियम जो है सबसे आम उदाहरण है, ठीक। सोडियम आप सभी ने शायद सबने ना देखा हो, लेकिन कुछ लोगों ने देखा होगा, वे थोड़ा हल्का ठोस रहता है, लेकिन अगर आप उस पर चाकू रखते हैं तो ये आसानी से कट जाता है, ठीक। सबसे आम इसके कारण है। इसको क्यों काटा जाता है? क्योंकि इसका घनत्व तो कम होता है और ये
मुलायम प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसे आसानी से काट जा सकता है। देखिए एक चीज और, इन्हें हवा और नमी से बचाने के लिए क्योरोसिन में रखा जाता है। इसको हवा और नमी से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है? क्योरोसिन, मतलब कि मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, उसमें रखते हैं इसको। क्यों? देखिए क्या होता है, जब ये सोडियम हवा या नमी के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है, मतलब बेकार होने लगता है। जैसे हवा में नमी है तो ये धीरे धीरे उसके साथ रिएक्शन करते बेकार हो जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। और यही अगर सोडियम को पानी में डाल दे तो आपको सबको मालूम होगा कि उसमें आग लग जाती है। ठीक है, चाकू से काटी जाने वाली प्रमुख धातुएं कौन कौन सी है? सोडियम है हमारा, पोटेशियम है और लिथियम है। ठीक, देख लीजिए इनके नेचर क्या क्या है। सबसे प्रमुख नयम धातु है, ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और नयम है। और लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादप में वृद्धि हार्मोन्स है। पादप में वृद्धि हार्मोन्स हैं, कौन से हैं? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन, कौन सा है? बताइए। पादप में वृद्धि बढ़ने के लिए कौन से हार्मोन्स की जरूरत होती है? पौधों में बढ़ने के लिए किस हार्मोन्स की जरूरत होती है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑक्सीन। ऑक्सीन, ठीक है। ये देखते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीन। ठीक है, देखिए पौधों में वृद्धि हार्मोन्स मतलब बढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कम सांद्रता में भी पौधों को वृद्धि, विकास और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। प्रमुख हार्मोन ऑक्सीन, ठीक, बढ़ने में, लंबाई में। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन क्या है? ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है और एथिलीन है। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ऑक्सीन क्या कहता है? ये लंबाई के लिए है, ठीक है, वृद्धि मतलब लंबाई के लिए है। जिबरेलिन किस लिए है? तना का विकास, तना की मोटाई, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो तनाएं हैं, उनकी विकास के लिए ये जिबरेलिन है। ठीक है, उसके बाद साइटोकिनिन किसके लिए है? कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, और एथिलीन किस लिए है? फल पकाने के लिए। ठीक है, एथिलीन किसके लिए है? फल पकाने के लिए। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड किस काम में आता है? ये वृद्धि रोकने के लिए और तनाव प्रबंधन के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, वृद्धि के लिए ऑक्सीन और वृद्धि रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड। ठीक, देखते हैं पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और एथिलीन। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये पौधों के शीर्ष भाग को बनाता है और लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? ये लंबाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही क्या कहता है? प्रकाश की दिशा में मुड़ने में मदद करता है। कभी कभी देखते होंगे कि पेड़ जो है टेढ़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक दीवार है, दीवार में ये छोटी सी खिड़की है और ये टेबल है और इस पे एक पेड़ रखा है। ठीक, और यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, तो देखेंगे कुछ दिन बाद जो है ये सीधा ना होके ऐसे टेढ़ा होने लगता है। जिधर से रोशनी आती है उधर ये बैंड होने लगता है। ठीक, पेड़, तो ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीन की वजह से होता है। क्या होता है? ये प्रकाश की दिशा में मुड़ने में मदद करता है। जिधर से रोशनी आती है उधर ये उसको मुड़ने में मदद करता है। ठीक, जिबरेलिन क्या कहता है? ये तने की लंबाई बढ़ाता है।
बीजों को अंकुरण और फूल फल का विकास में सहायक होता है। ठीक, साइटोकिनिन क्या कहता है? ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, विशेष रूप से जड़ और तनों में, और पौधों की उम्र को बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। क्या कहता है ये? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पौधों की उम्र को बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कौन कहता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे साइटोकिनिन। ठीक है, आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन जो है वे किसी भी तरीके से बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही। आप देख लीजिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि फलों को पकाने और पत्तियों और फलों को झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है पादप में? तो एथिलीन हो जाएगा। ठीक, लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन यूज होता है? जिबरेलिन। ठीक, तो ये हम आपको इसलिए बताते हैं कि उससे जुड़े जितने भी अगर क्वेश्चन, कोई भी अगर उस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसको आसानी से कर सके। ठीक, ये नहीं कि केवल वही क्वेश्चन आ गया और केवल आपको वही पता है तो आप कहेंगे क्या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो जो भी संभावित क्वेश्चन आते हैं, जो भी संभावित क्वेश्चन है उस टॉपिक से, वे हम आपको बताते हैं डिटेल में, इसीलिए कि अगर उस तरीके से या इनमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सके। ठीक, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सर्वाधिक मांसपेशियों किस भाग से जुड़ी होती हैं? ठीक, हमारे शरीर के किस भाग से सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मांसपेशियां जुड़ी होती हैं? ठीक, तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे ऑप्शंस है हाथ, पैर, कमर की पीठ। हाथ, पैर, कमर की पीठ। क्या है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मांसपेशियां किस हिस्से में जुड़ी होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पीठ में। कहां पे? ये पीठ में। ठीक, देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ, बैक वाले भाग से जुड़ी या स्थित होती हैं। पीठ में लगभग कितनी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, पाई जाती हैं? 180। कितनी? 180 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो रीढ़ की हड्डी को सहायता देने, शरीर को सीधा रखने और विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा पीठ की मांसपेशियां सांस लेने में भी सहायता करती है। देखिए, क्या होता है कि सबसे ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं पीठ में। कितनी? 180। कितनी? 180 मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं, जो रीढ़ की हड्डी को सहायता देती हैं। हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसको सहायता देती हैं सीधा हमें खड़ा होने के लिए, झुकने के लिए, चलने के लिए। ठीक, शरीर को सीधा रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रण करती है, नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलने में, झुकने में, कोई भी वजन सामान उठाने में, ये सब में ये हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, इसके अलावा पीठ की मांसपेशियां हमें सांस लेने में भी हमारी सहायता करती है। ठीक, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पीठ। हमारा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारी पीठ से कितनी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं? तो ऑप्शन है 180। कितनी मांसपेशियां जुड़ी होती है हमारी पीठ से? 180। ठीक है, कौन सी मांसपेशियां सांस लेने में सहायता करती हैं? पीठ की मांसपेशियां। कहां की? पीठ की मांसपेशियां। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सहायता भी देती हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? हंसानी, लाफिंग गैस नाम सबने सुना होगा, यूज शायद ही किसी ने किया हो। तो हमारे ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या क्या है हमारा ऑप्शन? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या
कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम्हारा आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। क्या हो जाएगा हमारा N2O आंसर हो जाएगा। ठीक, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, उसी में होती है। इनको सूखने के बाद क्या होता है, आदमी हंसने लगता है बेवजह ही, मतलब बिना किसी बात का और बिना किसी रीजन के आदमी हंसने लगता है जब इसको सूंघ लेता है, तो इसीलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। संतृप्त का अर्थ है, संतृप्त का अर्थ क्या है? संतृप्त को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है ठोस या गाढ़ा, तरल, गैस या नम। क्या होता है इसका? संतृप्त का अर्थ क्या होता है? इसका होता है गाढ़ा। ठीक, ठोस नहीं, ठोस तो हार्ड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गाढ़ा। तरल भी एक, तरल नहीं कह सकते, गाढ़ा, संतृप्त, विस्कोसिटी जिसको कहते हैं। आइए देखते हैं आंसर। देखिए क्या होता है, गाढ़ापन। ठीक, पानी है, देखिए पानी में चीनी मिला दिए, ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड। क्या होता है, पानी है, चीनी है, मिला दिए, ठीक है, मिल गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया। अब इसको अगर हम हीट देंगे तो उसमें और भी हम पानी में और चीनी मिला सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेज आता है जब ये गाढ़ा होने लगता है। ठीक, देखिए ये है, क्या हो रहा है, dissolve solute is above saturated point, adding solution together at the bottom। क्या होता है, जब हम उसमें कोई भी चीज पानी में कोई भी चीज मिलाते हैं तो वे गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जाइलम या फ्लोएम का अर्थ है, जाइलम या फ्लोएम का अर्थ है। ठीक, हमारे ऑप्शंस हैं विभाज्य, ज्योतक, विधि ऊतक, संवहनी ऊतक कि ठोस ऊतक। जाइलम और फ्लोएम का अर्थ क्या होता है? यह है हमारे संवहनी ऊतक। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए जाइलम एवं फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाले दो प्रमुख संवहनी ऊतक हैं। क्या है ये? संवहनी ऊतक हैं। क्या है? संवहनी ऊतक हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जड़ों से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक एक दिशा में पहुंचाते हैं, जबकि फ्लोएम फ्लोएम क्या कहता है, जाइलम क्या कहता है, जल को और खनिज को, जल पानी को और खनिज मिनरल्स को पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, एक दिशा में। ठीक, जबकि फ्लोएम क्या कहता है, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के बाकी हिस्सों, दो दिशा में तक पहुंचाता है। दोनों मिलकर पौधों के परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए जाइलम क्या होता है, ये नीचे रूट से ये क्या कहता है, ये यहाँ से पानी और मिनरल्स को उठा के
यहाँ ले जाता है पत्तियों में, ठीक, यहाँ पत्तियों में ले जाता है, पत्तियों में पहुंचाता है, ठीक, यहाँ जो पत्तियां होती हैं उनमें ये ले जाके पहुंचाता है, ठीक है, जाइलम। और फ्लोएम क्या कहता है, फ्लोएम जो पत्तियों में खाना बनता है उसको पूरे पेड़ में पहुंचाता है, ठीक। तो ये यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, इधर भी जाता है, यहाँ से आके इधर भी जाता है, तो ये द्विदिशी होता है, ठीक, दो दिशाओं में चलता है, इसलिए इसको द्वे दिशा कहते हैं, द्वे दिशा में जाता है तक पहुंचाता है। यह दोनों मिलकर पौधों में परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, ये परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम का अर्थ और का, देखिए क्या इनके अर्थ होते हैं और उनका काम क्या क्या है। जाइलम क्या कहता है, जाइलम इसे जन संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम को जन संवाहक ऊतक भी कहते हैं। मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, डेड सेल से बना होता है, जो पानी को ऊपर की ओर ले जाता है। क्या कहता है, ये पानी को ऊपर की ओर ले जाता है एक दिशा में, ठीक, नीचे जड़ से पानी को उठाता है और ऊपर ले जाता है। फ्लोएम क्या कहता है, ये भोजन संवहन ऊतक होता है, ये भोजन को ले जाता है, ठीक है, जो हमारे पत्तियों में बनता है सूरज की रोशनी से, ठीक है। ये क्या कहता है, जीवित कोशिकाओं में रहती है, चालनी नलिकाएं जिनको कहते हैं से बना होता है, जो पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में, ठीक, पौधों के विभिन्न भागों में लेके जाता है, जैसे जड़, फल, फूल तक पहुंचाता है। आपका ऑप्शन, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पत्तियों में तैयार भोजन को विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक, क्या हो जाएगा, फ्लोएम। जैसे क्वेश्चन आ गया कि पत्तियों में तैयार भोजन को पेड़ों के अलग अलग भागों में कौन पहुंचाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक। मुख्य अंतर क्या होता है, दिशा, ठीक है, जाइलम एक दिशी होता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, होता है, जबकि फ्लोएम द्विदिशी बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ काम करता है, ठीक है, पता ना, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए फल है, ठीक है, और खाना इसको यहाँ वाला पाया ये, तो इसको अब ऊपर ले जाना है तो ऊपर भी ले जाएगा, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, तो ये द्विदिशी होता है। क्या होता है, ये द्विदिशी होता है, ये दोनों तरफ चलता है, ठीक। उसके बाद क्या है, ये सामग्री, जाइलम क्या कहता है, जाइलम पानी और खनिज का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का, ठीक है। तो आपका खाना ऑप्शन ये भी बन सकता है कि भोजन पत्तियों में कौन, पेड़ों में कौन भोजन पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम, ठीक। जाइलम की कोशिका परिपक्व होने पर मृत हो जाती है, जबकि फ्लोएम की जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जलीय जीव श्वसन में लेते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जलीय जीव सांस, जब सांस लेते हो तो उसमें क्या यूज करते हैं। हमारा ऑप्शन है O2, CO2, N2 या CO। तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, जलीय जीव ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे जलीय जीव भी सांस लेने में ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक। जलीय जीव जैसे सी हॉर्स, टूना हो गया, ऑक्टोपस हो गया, क्रैब हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं, ये सब ऑक्सीजन ही लेते हैं अपनी सांस के लिए, ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, बताइए किसकी यूनिट है, समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या द्रव्यमान। हमारा ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और मास। बताइए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, लाइट ईयर से हम क्या नापते हैं, समय नहीं,
उससे हम नापते हैं दूरी। क्या नापते हैं? दूरी। ठीक, ये देखिए व्हाट इज द लाइट ईयर, ये थोड़ा इंग्लिश में दे दिया है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में कितनी लाइट कितनी दूर जाती है, कितना ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसी को लाइट ईयर कहते हैं कि एक साल में हमारा जो प्रकाश है वो कितनी दूरी तक रहता है, उसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, कितना है एक्चुअली, कितना है ये है इसका। तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक, कितना? अप्रोक्सीमेटली 5.88 ट्रिलियन माइल्स। कितना? 5.88 ट्रिलियन माइल। इतना जो है वे लाइट ट्रेवल करती है एक साल में। हाउ मेनी लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ? देखिए सूरज की रोशनी को हमारे पृथ्वी पे आने पे कितना टाइम लगता है? 8.3 लाइट मिनट टू द सन। कितना लगता है? 8.3, 8.3 मिनट लगते हैं किसको? सूर्य की रोशनी को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि अच्छा हाँ, आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आने में कितना समय लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट। ठीक, 8.3 मिनट जितना रोशनी इतनी देर में ट्रेवल करती है वह डिस्टेंस होता है। ठीक, अब देखिए ये क्या है? 4.25 लाइट ईयर टू द क्लोजेस्ट स्टार। जो हमारे सबसे पास तारा है, जो सबसे हमारे नजदीक तारा है, वह कितनी दूर है हमसे? 4.25 लाइट ईयर। तो हमें आसमान में दिखता है कि ये तारा है, वे कितनी दूर है? वहां से रोशनी आने में हमें कई 4.5 साल से ज्यादा लगता है समय। समझ रहे कि कितनी स्पीड से रोशनी ट्रेवल करती है और कितनी दूर है वे तारा, कि अगर हम लोग लाइट की रोशनी स्पीड से जाए तो भी हमें 4 साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? 3.2 लाइट ईयर ऑफ द नॉर्थ स्टार पोलराइज। जो हमारे नॉर्थ उत्तरी तारा है पोलराइज, वे कितनी दूर है हमारे? 320 लाइट ईयर। कितना है? 320 लाइट ईयर। जो हमारे ये तारे दिखते हैं ये ऐसे बने हुए आसमान में, अब तो प्रदूषण की वजह से नहीं दिखते हैं, पहले जब गांव छोटे थे, गांव जाते थे तो आसमान में ये हमको दिखते थे, हमको क्या सबको दिखते थे। तो वे कितने दूर से वे आती है उनकी रोशनी हमारे पास? 320 लाइट ईयर। 320 लाइट ईयर, 320 साल में जितना लाइट ट्रेवल करती है उतनी दूर है वे लोग। 26,000 लाइट ईयर दूर कौन सा है हमारा? मिल्की वे। ठीक है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा कितनी सेंटर, आकाश गंगा का सेंटर, हम लोग आकाश गंगा में है ही, लेकिन उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है वो कितना है? 28,000 लाइट ईयर दूर है। 2.5 मिलियन ईयर लाइट ईयर क्या है? एंड्रोमा है। क्या है? एंड्रोमेडा, द क्लोजेस्ट गैलेक्सी। हमारे मिल्की वे आकाश गंगा के बाद जो हमारे सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वे कितनी दूर है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर। उसके बाद 46.5 बिलियन लाइट ईयर टू द एज ऑफ द यूनिवर्स। एज मतलब कोना, स्टार्ट या एंड पॉइंट कह लीजिए। एज, एज मतलब कोना होता है, जैसे ये इसका एज है। ठीक है, तो वे कितना है? 4.56 बिलियन लाइट ईयर। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वे लाइट की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है वे लाइट की स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही हो सकता है, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, ये तो बस ऐसे हल्की फुल्की जानकारी। तो ठीक है, लाइट ये हमारा किस काम में आता है? दूरी को नापने में। ठीक, मेन उसका काम है दूरी को नापने में। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का सुचालक है, उष्मा हीट, हीट का
हीट का सुचालक, सुचालक है, क्या है? हिया है, प्लास्टिक है, कपड़ा है कि ऊन है, ठीक है। देखिए अगर हम ऊन को आग में गर्म करें तो क्या होगा? ऊन जल जाएगा। कपड़े को गर्म करेंगे आग में, जल जाएगा। प्लास्टिक जल के पिघल जाएगी, पिघल के जलेगी या जल के पिघलेगी, ठीक है। हिया क्या करेगा? ना वो जलेगा ना वो पिघलेगा, वे गर्म होगा, ठीक है। वे क्या होगा? गर्म होगा। तो इसमें ऑप्शन यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हिया क्या है? हिया। देखिए क्या है? उष्मा, उष्मा का सुचालक, ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट, वे पदार्थ होते हैं जो अपने भीतर उष्मा को आसानी से और तेजी से गुजरने देते हैं। क्या कहते हैं? वे आसानी से और तेजी को से गुजरने देते हैं, ठीक है। धातुएं उष्मा का सुचालक होती हैं। प्रमुख उदाहरण है जैसे चांदी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है मतलब सबसे अच्छी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है क्या? चांदी। सिल्वर, सिल्वर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तांबा है, एल्युमिनियम है, पाया है, लोहा शामिल है, ठीक है। खाना पकाने में बर्तन और रेडिएटर इन्हीं से बनते हैं, ठीक है, बने होते हैं। यह प्रमुख सुचालक दिए हैं जैसे कि सर्वोत्तम चांदी होती है, सबसे क्या होती है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे सर्वोत्तम होती है सुचालक में, सबसे अच्छी सुचालक होती है। अन्य धातुआ कॉपर, एल्युमिनियम और लोहा हो गई। द्रव्य धातुआ, द्रव्य धातुआ, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कौन कौन सी है? मरकरी है, ठीक, केवल और केवल मरकरी है, ठीक है, जो क्या कहती है? ये सुचालक होती है किसकी? हीट की, उष्मा की, ठीक है। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, होते हुए भी उष्मा की सुचालक होती है और तापमापी थर्मामीटर में उपयोग होती है। थर्मामीटर जो डॉक्टर जिससे आपका बुखार नापते हैं, थे, नापते हैं नहीं, नापते थे, अब तो काफी डिवाइस आ गए हैं, अब तो डिजिटल मीटर आ गए हैं, तो उसमें मरकरी का यूज नहीं होता है। लेकिन पहले जो डॉक्टर मुंह में लगा के या आपके बगल में लगा के नापते थे तो उसमें मरकरी का यूज होता था, ठीक है। आजकल डिजिटल मीटर है तो उसमें मरकरी का यूज नहीं होता है, देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अच्छा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, और अगर आपके ऑप्शन में चांदी है, सिल्वर, ठीक है, तो आपका आंसर चांदी ही होगा, ठीक है, ना कि कोई दूसरा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वे धातु जो द्रव अवस्था में होते हुए भी उष्मा के सुचालक है, तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी, ठीक। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, घुमा के भी, पलट के भी, आगे पीछे करके, तो ये थोड़ा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों में पीछे का दृश्य, रियर व्यू देखने के लिए किस दर्पण का यूज होता है? तो बताइए हमारे ऑप्शन क्या क्या है। हमारे ऑप्शन है कि समतल दर्पण, अवतल, उत्तल या बेलनाकार। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लेन मिरर, ठीक है। ये व्यू ड्राइवर के पास बैठे रहते हैं, ड्राइवर के ऊपर जो शीशा लगा रहता है वही तो होता है। ये जो बगल होता है वे तो साइड मिरर है। बैक ये व्यू के लिए कौन सा शीशा? जो ड्राइवर के जस्ट ऊपर लगा रहता है, वह कैसा होता है? वह प्लेन होता है। क्या होता है? समतल होता है, ठीक है, ना कि कॉनकेव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, ना अवतल होता है ना उत्तल होता है, ठीक है।
ये देखिए ये वाला, इसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये प्लेन ही होता है। ये देखिए ये ग्लास है ना, ये प्लेन ही है ना, तो ये ऐसे है ठीक, और ना ये ऐसे है ठीक। ये कैसा होता है, ये प्लेन है ठीक। थोड़ा हाँ झुका होता है, क्यों? क्योंकि जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वह डायवर को अच्छे से दिखे, इसलिए ये थोड़ा बेंड होता है ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेन में ये होता है, समतल होता है ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है, किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है, जड़ रूट किसमें बनता है? हमारा ऑप्शन है आलू, अदरक, शकरकंद, पीपल। हमारा ऑप्शन है आलू, शकरकंद, आलू, अदरक, शकरकंद और पीपल। जड़ से किसका नया पौधा बनता है? तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा शकरकंद। आप कहेंगे आलू से भी बनता है, नहीं, आलू क्या होता है, उसको काटते हैं, उसकी जो आई होती है उससे, आंख जिसको बोलते हैं आलू की, उससे नया पौधा निकलता है, ना कि जड़ से। हमारा इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद। आइए देखते हैं रूट, जड़ से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वनस्पतिक प्रजनन। क्या कहते हैं? वनस्पतिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्रोपागेशन क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं ठीक है, जो अलौकिक जनन का एक रूप है। इस विधि में पुरानी जड़ से नए पौधे बनते हैं ठीक है, नए पौधे का विकास होता है। इसका मुख्य उदाहरण क्या क्या है? शकरकंद और डालिया। क्या क्या है? शकरकंद और डालिया। अगर आपके ऑप्शन में डालिया दिया है तो भी उसका आंसर सही होगा ठीक है। शकरकंद देखिए कुछ फैक्ट है, क्या है? शकरकंद स्वीट पोटैटो, इसकी कंदयुक्त जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधों को बनाती हैं। क्या कहती हैं ये? नए पौधों को बनाती है अनुकूल परिस्थिति में ठीक है। डालिया, इसकी भी जड़ें, इसकी जड़ें भी कंदयुक्त होती हैं और ये भी नए पौधों को उत्पन्न करती हैं ठीक है। कि अगर आपके ऑप्शन में शकरकंद न होके डालिया है ठीक है, डालिया है, तो भी आपका आंसर सही होगा ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है याना टिगिना, होमो सेपियंस, पाओ किस्टस, फेलिस लियो। इसका क्या आंसर होगा बताइए? इसका आंसर होगा याना टिगिना, याना टिगिना ठीक। इसका क्या नाम है साइंटिफिक नेम? याना टिगिना ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? हमारे ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन की सभी। क्या है? हमारे कौन कौन से हैं? प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है कि सभी हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? मीथेन ठीक। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 है। इसमें लगभग 80% से अधिक मीथेन का हिस्सा होता है। कितना होता है? 80% से अधिक मीथेन का हिस्सा होता है ठीक है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जिसमें मीथेन के साथ साथ क्या होता है? एथेन और प्रोपेन जैसे अन्य हाइड्रोकार्बन भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अल्प मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में क्या कहता है? कम प्रदूषण फैलाता है। क्या कहता है ये? कम प्रदूषण फैलाता है पेट्रोल और डीजल की तुलना में। जितना पॉल्यूशन पेट्रोल और डीजल फैलाते हैं उससे कम फैलाता है।
इसकी प्रमुख बातें क्या है सीएनजी की? इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। अन्य दूसरे घटक होते हैं एथेन और प्रोपेन। वाहनों में ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। यह पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन माना जाता है। स्वच्छ ईंधन मतलब साफ ईंधन। ये उतना हानिकारक नहीं होता है जितना पेट्रोल और डीजल होता है। ठीक है, क्या है? कंपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस विच इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। हमारे ऊर्जा जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए सीएनजी की यूज होती है। ठीक है, नेचुरल गैस है, कहाँ से मिलती है? क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से आता है, ये क्रूड ऑयल से होता है। नेचुरल गैस इज ड्रॉन मेनली फ्रॉम द गैस वेल और इन conjunction with crude oil production and also from the coal and biogas। कहाँ से आता है ये? गैस के कुएं होते हैं, ठीक है, और क्रूड ऑयल कच्चे तेल से या फिर कोल और बायोगैस से होता है। ठीक है, इसको कितने पे कंप्रेस किया जाता है? 220 से 240 बार पे कंप्रेस करके इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है प्रश्न, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस के पावर, लेंस का पावर हम लोग किससे नापते हैं? ठीक, क्या कहते हैं उसको? लेंस। सभी के पास कैमरा है, सबके पास मोबाइल है, तो सबका पास लेंस होगा, तो बताइए उसमें उसकी पावर कैसे नापते हैं? क्या कहते हैं उसकी यूनिट को? वॉट, डायोप्टर, कैंडेला, डेसिबल, क्या कहते हैं उसको? बताइए। सबके पास मोबाइल है। आपकी जो लेंस है उसकी यूनिट किससे नापते हैं? उसकी यूनिट नापते हैं डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से। ठीक, लेंस की क्षमता को मापने की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर होती है। ये लेंस की फोकस दूरी का व्यक्रम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर पे मापी जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, जहाँ P क्या होती है? लेंस की क्षमता होती है, और F क्या होता है? लेंस का फोकस होता है। ठीक है, ऐसे ये देखिए 1 dpt 1 मीटर, ठीक, 2 dpt 1.5 मीटर, 1.5 dpt 2 मीटर। ठीक, तो ये क्या है? डायोप्टर। आपकी लेंस की यूनिट क्या है? डायोप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बिल्कुल बराबर होता है? देखिए ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ ये है 0 डिग्री। ठीक, ये है जो वो 0 डिग्री है। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है उनकी रीडिंग सेम इक्वल कब होती है, किस टेम्परेचर पे? तो हमारा ऑप्शन है ए है 0 डिग्री पे, बी है -40 डिग्री, सी है 100 डिग्री, डी है 37 डिग्री। किस पे होता है? हमारी जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हमारे होते हैं वे किस टेम्परेचर पे सेम उनकी रीडिंग होती है? तो उनकी होती है हमारी बी, -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे क्या होता है? हमारी रीडिंग सेम हो जाती है। ठीक, ये फ़ारेनहाइट है, वे सेल्सियस है। ठीक है, कब होता है? व्हेन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आर इक्वल -40 डिग्री पे। जब -40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वहां पे दोनों की रीडिंग सेम हो जाती है, उसके नीचे या उसके ऊपर दोनों की रीडिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, घरों में लगाए जाने वाले विद्युत उपकरण जैसे पंखा, बल्ब आदि किस क्रम में जुड़े होते हैं? जो हमारे घर में यूज होता है बल्ब, पंखा, ये किस सर्किट में होता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, बी है
समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस में होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल होते हैं? सीरीज में होंगे तो अगर हम एक जलाएंगे तो 3-4 जितने भी उस सीरीज में जुड़े होंगे सारे जल जाएंगे। पैरेलल होंगे तो वही जलेगा जहां पे स्विच दिया है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। किसमें? पैरेलल सर्किट में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पैरेलल है इसके, ठीक, ये किसमें जुड़े होते हैं? पैरेलल सर्किट में। ठीक है, हमारे क्वेश्चन बेस कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम आते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चन लेके और उनसे जुड़े नए फैक्ट लेके। ठीक है, नमस्कार।